हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और ये पांचवा पार्ट है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस का। और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। और 31 में आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि लेज़र किरणों की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे तो लेज़र किरणों की किन्हीं हम चार विशेषताओं को भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमने रखा है कि लेज़र किरणों की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि लेज़र किरणों की किन्हीं चार विशेषताओं को लिखें तो भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हम आपको स्क्रीन के ऊपर बता देंगे। तो देखिए, इसके आविष्कार के बाद जो है इसकी मुख्य रूप से चार विशेषताएं। पहली विशेषता जो है वो लेज़र किरणों की उच्च चमक। हाँ जी, इसमें जो चमक होती है ये उच्च चमक है। अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि लेज़र किरणों की जो होती है वो सबसे उच्च चमक होती है। ठीक है। और इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो ऐसे कहा गया है कि प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है अच्छी दिशात्मकता। ठीक है। और चौथी जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो अच्छा समन्वय। तो उस हिसाब से हमने स्क्रीन के ऊपर लिखा है लेज़र किरणों की किन्हीं दो विशेषताओं में एक अच्छी दिशिक होती है जिसको कहते हैं अच्छा दिशात्मकता। ठीक है। और दूसरा जो हम कहेंगे कला संबंध एवं एक वर्णीय होता है। तो चार विशेषताएं भी अगर एग्जाम में पूछे तो मैंने अभी अभी चारों विशेषताओं का डिस्कस किया है। अगर दो विशेषताएं आपको पूछे तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। दो विशेषता लिख सकते हैं। एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा। ऑब्जेक्टिव ये ऐसे भी रहेगा, ऑप्शन में भी दे देगा ऑब्जेक्टिव में भी, कौन लेजर किरणों की विशेषता नहीं है। तो मैंने अभी भी चार विशेषताओं को बताया। उसकी उच्च चमक होती है। ठीक है। और दूसरा हम कहेंगे कि प्रकाश का जो रंग है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और प्रकाश में एक निश्चित तरंग दैर्घ्य सीमा होती है, इसकी दूसरी विशेषता होती है। और तरंग दैर्घ्य रेंज जो होता है वो संकुचित बेहतर होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो अच्छी दिशात्मकता है और चौथा जो है अच्छा समन्वय है। ठीक है। और ये भी आप लिख सकते हो कला संबंध एवं एक वर्णीय होता है। दूसरा जो आपका 32 दिख रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो परतदार होता है। ऐसा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार होता है। इसकी क्या सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो परतदार होता है? तो कहा गया है कि ऐसा भंवर धाराओं के प्रेरण को रोकने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड जो है वो परतदार इसलिए बनाया जाता है ताकि हम भंवर धाराओं के प्रेरण को रोक सकें। उसके बाद कहा गया कि भंवर धाराओं के प्रेरण से ऊर्जा का हास्य होता है, मतलब ऊर्जा जो है वो लॉस हो जाती है, कम जाती है। ठीक है। उसे ट्रोन लॉस कहा जाता है। इस कारण से जो है वो ट्रांसफार्मर का क्रोड क्या बनाया जाता है, सॉरी ट्रोन नहीं, आयरन लॉस कहा जाता है जी। ठीक है। हाँ, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा जो है वो भंवर धाराओं के प्रेरण को रोकने के लिए किया जाता है और भंवर धाराओं के प्रेरण से ऊर्जा का क्या होता है, हास्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो परतदार क्यों बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। देखिए, हमने वीवीआई का साइन लगा दिया है। किरचॉफ के नियमों को लिखें। तो कहा गया है कि किरचॉफ के दो नियम दिए, या किरचॉफ साहब ने अपने पुस्तक में अपने द्वारा लिखी गई कितने नियमों का प्रतिपादन किया? 2 नियमों का प्रतिपादन किया। तो ये 2 नियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-2 लाइन का लिखिएगा, आपके 2 मार्क्स बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपको पता है कि एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है तो थोड़ा एक्टिव हो जाइए, क्लासेस रेगुलर किया करिए। ड्रीम क्लासेस पे 4 से 5 क्लासेस आपको रेगुलर होती है, तो एक भी क्लास मिस नहीं करना है आपको। ठीक है। तो किरचॉफ के नियम को लिखे तो कहा गया है कि किरचॉफ साहब ने 2 नियमों को दिया है। पहला जो आपका नियम दिया है कि किसी भी बिंदु पर, जी हाँ, किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और कहा गया है कि बिंदु के तरफ आने वाली, ठीक है, बिंदु के तरफ आने वाली सभी धाराओं का धनात्मक तथा बिंदु से दूर जाने वाली सभी धाराओं को ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है और बिंदु के तरफ आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक ली जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। दूसरा जो है वो आपका है प्रतिरोध तथा सेलों के समन्वित या सम्मिलित भी इसको कह सकते हैं। प्रतिरोध तथा सेलों के सम्मिलित बंद विद्युतीय परिपथ में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है।
और इसे ही हम किरचॉफ का द्वितीय नियम, दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है। और किरचॉफ के दूसरे नियम को जो है वो किस नियम के नाम से जाना जाता है, वो वोल्टेज का नियम कहा जाता है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाएगा किरचॉफ का दूसरा नियम किस लिए प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो वोल्टेज नियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्लियर हो गया। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, बहुत काम देगा आपके लिए, ठीक है। विभव मापी को परिभाषित करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा गया विभव मापी एक ऐसी व्यवस्था है, विभव मापी एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। नाम से लग रहा है विभवांतर, यानी विभव मापी यानी विभव को मापने वाला जो यंत्र है। तो विभव मापी एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को मापा जाता है और विभवांतर की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है तथा दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ये बहुत ही, इसका जो लैंग्वेज हमने आपको लिखा है बहुत ही एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हमने लिखा है, बहुत ही सटीक लैंग्वेज है, ठीक है। बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। और आपको टेलीग्राम पे PDF मिलना शुरू हो गया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के टाइम में टेलीग्राम पे जो PDF होंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिया जा रहा है। आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम में सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, ड्रीम स्पेस क्लासेस सर्च करिए, आपको हमारा चैनल शो कर जाएगा। ओपन करके नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं लग रहा है। आपको वहाँ पर वीडियो के लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा और जो भी PDF वगैरह है फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम डलवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा वो आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। 34 क्वेश्चन। देखिए जितने भी आज की जो क्लास है बहुत ही स्पेशल है, आज की जो क्लास है अदरवाइज 4 क्लास के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस आज के क्लास में रखने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर लग भी रहा होगा कि आज की जो वीडियो है, आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी दमदार क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बिल्कुल बनता है। तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 कहा गया जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। सिंपल सी बात है, आपने कभी वायर को छुआ होगा तो आपको ऐसा फील होता है कि वायर हल्का सा गर्म है, जब उसमें करंट जो है वो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर तार जो है गर्म हो तो समझिएगा वो प्रतिरोध ज़्यादा उस पर प्रेशर कर रहा है, मतलब धारा का विरोध कर रहा है। इस कारण से जो है प्रश्न पूछता है कि अगर एक तार से धारा प्रवाहित हो रही हो और प्रतिरोध ज़्यादा विरोध करे तो ऐसे कंडीशन में तार पर क्या असर पड़ेगा, तो तार जो है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि धारा का वो विरोध करता है ना, प्रतिरोध आपका। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। पूछा भी जाता है कि जब किसी तार से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वैसी स्थिति में विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में हो जाता है, तो हम कहेंगे विद्युतीय ऊर्जा हमारा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा करने से धारा के इस रूप या प्रभाव या स्वभाव को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। एक बार फिर से हम करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज है अच्छा, कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है और धारा के इस रूप या प्रभाव को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? नीचे आपने लाइक का बटन दबा दिया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में शायद पूछ दे, और इसकी 4-5 वीडियो ड्रीम क्लासेस पे ऑलरेडी डाल दी गई है, आप देख सकते हो नीचे जाके, ठीक है। अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहा जाता है। बहुत अच्छा, VVI करिए इसको, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VVI क्वेश्चन। तो कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गमन करता है। समझिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में
नियत औसत वेग से गमन करता है और इसे हम अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एक बार फिर से लैंग्वेज यूज करते हैं। कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक के अंदर, जो हमारा चालक है ना, उसके अंदर उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गमन करता है और इसे हम कहते हैं अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आज मजा आ रहा होगा, आज एकदम बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये मोस्ट वीवीआई 10 के 10, जी हाँ लिख लो कॉपी में, ये पे आपका ये 10 में अगर 2 एग्जाम में नहीं पूछा ना, फिर आप मुझे बोलना, 10 में एग्जाम में 2 जरूर पूछेगा। ऑस्ट्रेड के प्रयोगों को लिखे। ऑस्ट्रेड का प्रयोग क्या है? तो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 37 कि ऑस्ट्रेड ने पाया कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपको भी पता है, क्योंकि आप एक बहुत मोटी वाली वायर के बगल में जाओ ना, तो आप ऐसा फील करोगे कि वायर जो है वो आपको अपनी ओर बुला रही है, नहीं आजा आजा ऐसे कर करके, नहीं कि कम कम ऐसे कर रही है, नहीं चुंबक वाला नहीं, कि जब समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और असमान के आकर्षण, ये वायर है, आई मीन धारा है। तो ऑस्ट्रेड साहब ने कहा था कि ऑस्ट्रेड साहब ने ये पाया, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, काफ़ी नाम है इनका इतिहास में। तो ऑस्ट्रेड ने बताया कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यह चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहता है जब तक कि तार से धारा प्रवाहित होना बंद ना हो जाए। यानी कहेंगे कि यह चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहता है जब तक कि तार से धारा प्रवाहित होते रहती है। धारा के इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है और इस प्रभाव को दर्शाने वाले वैज्ञानिक का नाम ऑस्ट्रेड था। इस कारण से इस प्रयोग को ऑस्ट्रेड का नियम या ऑस्ट्रेड लॉ कह सकते हैं इस चीज़ को। मज़ा आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एक बार फिर से कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेड साहब। ऑस्ट्रेड साहब ने बताया कि जब किसी तार से आप धारा प्रवाहित करोगे बाबू नुन्नू, तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ तार के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और यह चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहेगा जब तक कि तार से धारा प्रवाहित होना बंद ना हो जाए, या तब तक रहेगा जब तक तार से धारा प्रवाहित होते रहेगा। धारा के इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव और इस प्रयोग को ऑस्ट्रेड का प्रयोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर हो गया। 38 पर आते हैं। जूल का नियम, जूल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि उत्पन्न उष्मा का परिमाण धारा के वर्ग का समानुपाती होता है और अगर चालक का प्रतिरोध और समय नियत हो तो H समानुपाती I², जहाँ H उत्पन्न उष्मा और I धारा। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि उत्पन्न उष्मा का परिमाण धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। उत्पन्न उष्मा का जो परिमाण है वो धारा के वर्ग का समानुपाती होता है अगर चालक का प्रतिरोध और समय नियत हो तो H समानुपाती I² होगा, H उत्पन्न उष्मा और I धारा। अगर किसी चालक से नियत परिमाण की धारा नियत समय पर प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न उष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध का समानुपाती होता है, यानी H समानुपात R होगा। अगर किसी चालक से नियत परिमाण की धारा नियत समय पर प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न उष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध का समानुपाती होता है, जैसा कि आपको H समानुपात IR क्वेश्चन नंबर 38। और ये देखिए हमने VVI का सिंबल लगाया था, यानी सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कॉपी में नोट करो, इससे बढ़िया क्लास आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो ही नहीं सकता कि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और ऐसी स्थिति में हमें पढ़ने को कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो मोस्ट VVI क्वेश्चंस में से आता है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। बाएं हाथ की हथेली का नियम, बहुत बहुत ही फेमस क्वेश्चन में से आपका ये है, बाएं हाथ की हथेली का नियम। चलिए करें इसका सॉल्यूशन। रेडी? ओके। कहा गया है कि इस नियम से दो सदिश के सदिश गुणनफल की दिशा को निकालने के लिए सूत्र में आए पहले सदिश की दिशा में बाएं हाथ की 4 उंगलियों को रखा जाता है और अंगूठे को सूत्र में आए दूसरे सदिश की दिशा में घुमाया जाता है
तो हथेली की दिशा जो है वो सदिश गुणनफल के दिशा को बताता है। थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ते हैं, हो सकता है समझ में नहीं है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। नहीं, हाँ अब देखिए दिख रहा है। कह रहा है कि इस नियम से दो सदिश के सदिश गुणनफल की दिशा को निकालने के लिए सूत्र में आए। इस नियम से दो सदिश के सदिश गुणनफल की दिशा को निकालने के लिए सूत्र में आए पहले सदिश की दिशा में बाएं हाथ की 4 उंगलियों को रखा जाता है और अंगूठे को सूत्र में आए दूसरे सदिश की दिशा में घुमाया जाता है। तो हथेली की दिशा जो है वो सदिश गुणनफल के दिशा को बतलाता है और इसको हम कहते हैं बाएं हाथ की हथेली का नियम। और ये आखिरी क्वेश्चन है आज के क्लास का। उम्मीद है कि लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ड्रीम क्लासेस को, क्योंकि जैसे ही जितना लाइक आएगा वीडियो पे, जितना कमेंट आएगा और जितना शेयर करोगे, उतनी जल्दी अगला पार्ट जो है वो उतना जल्दी बनेगा। तो यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगला पार्ट 2-4 घंटे में देखना चाहते हैं, अगले दिन देखना चाहते हैं या उसके अगले दिन देखना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम तो काफ़ी नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एक एम्पियर को परिभाषित करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा जी। कहा गया 1 एम्पियर की धारा वह अस्थायी धारा है जो हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समानांतर तारों के प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का बल लगाता है। ठीक है, समझिए इस चीज़ को, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुत सटीक तरीके से समझिएगा। 1 एम्पियर को परिभाषित करें तो 1 एम्पियर की धारा वह स्थायी धारा है जो हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समानांतर तारों के प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर का बल लगाता है। इसे 1 एम्पियर का या 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पर 40 नंबर क्वेश्चन तक, लास्ट में जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा सभी जितने भी आपके वीडियोज़ हैं, जितने भी आपके क्लासेस हुए सबको एक साथ इंक्लूड करके फाइनल लाइव क्लास करवाएंगे 40 को 125 क्वेश्चंस का। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को। ड्रीम क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से ड्रीम क्लासेस का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा खुद का लर्निंग ऐप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो खुद भी डायरेक्टली सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, आ जाएगा। ब्राउन कलर का लोगो होगा जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए, अभी अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और आप अपनी सफलताओं की ओर बढ़ते रहिए। और 2022 के लिए अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देना चाहे तो ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप पर उसको बोलिए, स्टोर पर जाएगा, बच्चा इंस्टॉल करके साइन इन करके स्टोर पर जाएगा। वहाँ पे आपको कोर्स दिखेगा। एक कोर्स 999 का कोर्स है जिसमें 4 सब्जेक्ट पूरे 1 साल तक पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगी और कुछ कुछ बीच बीच में लाइव क्लास भी होते रहेगा। वो 999 वाले में 4 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ 1 साल पूरा पढ़ाया जाएगा, जिसमें लगभग में 400 क्लासेस होगी, 450 क्लासेस सॉरी। एक कोर्स है हमारा 1499 का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश, 6 सब्जेक्ट पूरा, 1 साल की वैलिडिटी, नहीं सॉरी 1.5 साल की वैलिडिटी, क्योंकि वो हमने दिसंबर से ही शुरू कर दिया था। पिछले 3 महीने से वो क्लास, 1-2 महीने से वो बैच स्टार्ट हो चुका है। बच्चा अब जो है उसमें एंट्री कर रहा है। उसमें लगभग में 600 से 700 क्लासेस होगी पूरे 16 महीने में। ठीक है, आपका दिसंबर में वो कोर्स ख़त्म होगा। अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऑफ़र चल रहा है, 30-40% का डिस्काउंट है। फरवरी मार्च के बाद उसकी फ़ीस जो है वो बढ़ जाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1 मार्च फरवरी पूरा ऑफ़र रहेगा, मार्च से उसकी फ़ीस बढ़ेगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। ये आपके लिए नहीं है, आपका जो अगला दोस्त भाई बहन आने वाला है जो अगला साल एग्ज़ाम देगा। बाय बाय, टेक केयर।